Assalamu alaikum and welcome to another episode of Community Connect. This is Fatma Aslam. Today's guest is an inspiration for everyone. Nain Abdi is the former vice captain of the Pakistani cricket team and the first Pakistani woman to score a century in ODI. We are very lucky to have her here in the studio with us to hear about her journey and to inspire all people out there. अस्सलाम वालेकुम नैन एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। नैन, आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन उस सब में जाने से पहले आई लाइक टू आस्क यू अबाउट योर चाइल्डहुड। आप कहाँ बड़ी हुई और आपका बचपन में क्या इंटरेस्ट थे? एंड ऑल्सो आई नो कि आपके यू ग्रू अप इन अ हाउस ऑफ ब्रदर्स, आप एक अकेली बेटी हैं, तो क्या इंटरेस्ट था आपके बचपन में? मैं 4 भाइयों की एक बहन थी और शुरू से टॉम बॉयज थी बिकॉज मेरे से बड़े भाई थे। फिर मैं चौथे नंबर पे थी, तो मेरा उनके साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा होता था। और वो गली मोहल्लों में जाके जो स्पोर्ट्स खेलते थे डिफरेंट, तो मैं भी जाके उनमें खेलती थी। और जो मोहल्ले के सब लोग होते थे वो बड़े खुश होते थे जब देखते थे मुझे लड़कों के साथ खेलते हुए। तो कभी कभी मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेल लेती थी कि सब चेयर्स लगा के बैठ के मेरी बैटिंग भी देख रहे होते थे। तो चाइल्डहुड मेरा मेरे भाइयों के साथ गुजरा, उनके साथ खेलते हुए गुजरा। फिर मैं बिकन हाउस में पढ़ती थी स्कूल में, तो वहाँ भी बहुत एक्टिव थी स्पोर्ट्स में। डिफरेंट स्पोर्ट्स मैंने खेले, मैंने वॉलीबॉल भी खेला, टेबल टेनिस भी खेला, टेनिस भी खेला, बैडमिंटन भी खेला और क्रिकेट तो खेली मैंने। तो शुरू से स्पोर्टी थी, तो मुझे बहुत शौक़ होता था कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँ। तो इस तरीके से फिर मैंने घर में भी खेलना शुरू किया अपने भाइयों के साथ। बड़े पेड़ पौधे तोड़े, अपने वालिद का जो गार्डन में बड़ा सजाते थे वो भी मैंने बड़ा ख़राब किया। लाइट्स बड़ी तोड़ी, ट्यूब लाइट्स इतनी ज़्यादा तोड़ती थी मैं। तो इस तरह से मैं स्पोर्ट्स के अंदर मैं आई अपने भाइयों की वजह से, और जो बाहर में खेलती रहती थी उनके वजह से। वो क्या पॉइंट था जब आपने आपका एक तो आप एक रिक्रिएशनली आप क्रिकेट खेलते हैं, फिर एक पॉइंट वो क्या मोमेंट था जब आपने सोचा कि इसको मैं एज अ प्रोफेशन और करियर परस्यू कर सकती हूँ? बड़ी फ़नी सी स्टोरी है, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो हमेशा चाहती थी कि हम उनके सारे बच्चे ना, हमारे घर में ये होता था कि प्री इंजीनियरिंग से के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना जी, क्योंकि वही एक रिस्पेक्टफुल सब्जेक्ट था, वही आपको फैकल्टी थी वो आपको लेनी थी। और मैं मैथ्स में उतना ही वीक थी, तो मुझे ना बिल्कुल शौक़ नहीं था कि मैं मैथ्स दूँ। तो फर्स्ट ईयर मैथ्स में रिमेंबर कि मैं उस पेपर में फ़ेल हो गई थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि दोबारा से तुम्हें रिपीट करनी है। तो मैं अपना आई स्टिल रिमेंबर मैं कमरे में अलजबरा और लॉग में फंसी हुई थी, इतनी ट्यूशन्स रखने के बाद भी। तो मैं उसमें फंसी हुई हूँ, मैं कर रही हूँ। तो अम्मी एक रूम के अंदर से आई और एक अम्मी के पास मैगज़ीन था, उसमें किरण बलोच जो कि हमारी रोल मॉडल भी हैं और एक्स क्रिकेटर, एक्स वाइस कैप्टन रह चुकी हैं। और उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 241 रन्स किया इन अ टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। तो उनका एक आर्टिकल आया हुआ था, तो अम्मी ने पढ़ा जब, तो अम्मी मेरे रूम के अंदर आई। अम्मी ने कहा कि इन्होंने एक ईमेल एड्रेस मेंशन किया है, तो उसमें तुम ईमेल करो और सेट करो कि तुम जा रही हो उस ट्रायल्स में। तो उन्होंने ट्रायल्स के लिए लड़कियों को बुलाया, क्योंकि कोई टूर था, वो पर्सनल टूर्स करते थे, अपने ओन पे जाते थे। क्योंकि पहले हमारा ये PWCCA जो ये चलाती थी शायज़ा खान और किरण बलोच, ये अंडर नहीं था PCB के, तो वो अपने टूर्स खुद अरेंज करती थी। तो उनको लड़कियाँ चाहिए थी कि वो टीम में शामिल हो, तो उन्होंने ट्रायल अरेंज कराया। और मैं फंसी हुई अलजबरा में, मैथ्स में, कि मैं कैसे ये पेपर को अपना फिनिश करूँ। कि मैं एक्चुअली पेपर्स जब मेरे ख़त्म हुए तो मैं NAD की तैयारी कर रही थी, तो उसके एडमिशन की तैयारी कर रही थी, जो कि अम्मी का ड्रीम था। तो वो करते करते अम्मी जब मैगज़ीन लेकर आई, अम्मी ने कहा कि इसमें जाओ। तो जब मैं गई हूँ और ट्रायल्स में भी मैं सिलेक्ट होगी, 100 गर्ल्स थी, इसमें 6 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई। सना मीर और मैं एक दिन ही सिलेक्ट हुए थे उस ट्रायल्स में, और NAD की एडमिशन टेस्ट में भी मैं क्लियर हो गई थी। तो अब मुझे 100% पता था कि मेरा तो काम यही NAD में ही जाना होगा, क्योंकि ये क्रिकेट तो अम्मी को नहीं समझ में आई और इतना पॉपुलर भी नहीं था विमेंस क्रिकेट। बट बाबा अम्मी आई रिमेंबर वो आए दोनों, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में बहुत सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर्स हैं, शोबिज़ में हैं, एक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सब है, बट वी डोंट हैव अ क्रिकेटर, और विमेन क्रिकेटर तो बिल्कुल भी नहीं। तो आई थिंक तुम इस तरफ जाओ, और जो तुमने हमारे घर को कबाड़ कर दिया ना तोड़ तोड़ के, तो तुम जाके अपना लोहा मनवाओ, अपना जाके अपना टैलेंट शो करो, एंड लेट्स सी कि तुम किधर जाती हो। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये सोच लिया था कि अब अम्मी बाबा ने अगर ये इजाज़त दे दी है तो नाउ अब सीरियसली क्रिकेट खेलनी है। तो आई थिंक वो वाला पॉइंट ऐसा था कि वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई। बिल्कुल। तो नहीं, जैसे आप बता रही हैं कि आपके अर्ली इस डिसीजन लेने में आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल था। तो जो हमारी ऑडियंस में लोग देख रहे हैं,
मतलब एक सपोर्टिव फैमिली का एक यंग लड़की के लाइफ में क्या रोल होता है, एंड आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फैमिली में या और लोग ने उस अर्ली स्टेजेस में शायद क्रिटिसाइज़ भी किया हो कि ये क्या डिसीजन है। तो मतलब इतनी यंग उम्र में जब आपने स्टार्ट किया तो हाउ डिड यू डील विद दैट? और अच्छा क्वेश्चन है आपका। फैमिली सपोर्ट बहुत थी, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये जो थर्ड वाला मेरा भाई है शनावर, वो तो बेचारा मेरा किट बैग तक लेके जाता था, रखता था, और मुझे पिक एंड ड्रॉप देता था सारे जो भी टूर्नामेंट्स होते थे या मैचेस या ट्रेनिंग्स होती थी। इमीडिएट फैमिली सपोर्ट तो बहुत अच्छी थी, बट येस, वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमारे कुछ और हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के जो लोग थे वो बहुत क्लोज थे मेरी फैमिली के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए व्हेन दे केम टू नो कि मैं क्रिकेट की तरफ जा रही हूँ। और उन्होंने साफ मुझे याद है मेरे वालिद साहब को कहा था कि आपने अपनी बेटी को बागी बना दिया, तो हमारी बेटियाँ उसको देख के फिर फरमाइश करेंगी, वो हमें भी कहेंगी कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी था, हम लोग बहुत ज़्यादा इनटू रिलीजन भी थे, तो इसलिए काफ़ी लोगों ने बैकआउट किया जब लोगों को पता चला कि ये क्रिकेट की तरफ जा रही। तो बट मेरे फादर ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हुई है, तुमने रोल मॉडल बनना है, तुमने दिखाना है कि अगर हमने तुम्हें इजाज़त दी है तो तुम कहाँ तक गई हो, और तुमने दूसरी लड़कियों के लिए वो प्लेटफॉर्म खोलने हैं, वो रास्ते खोलने हैं, वो पाथवे खोलने हैं कि लड़कियाँ सिर्फ शादी और किचन के लिए नहीं बनी है, तुमने निकाल के उनको दिखाना है कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तो जब मुझे याद है जब हम लोग 2010 में गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में, तो उन्हीं की जो बच्चियां थी वो कहते थे अब्बा ये क्या हो रहा है, ये इन्होंने क्या कर दिया। मतलब उनको फिर क्लियर पिक्चर नज़र आई है कि लड़कियां जो है ना बस घर में बैठने के लिए या सिर्फ पढ़ाई और शादी के लिए नहीं है। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू किया कि हमें भी, हमारी भी ड्रीम्स हैं, हमें उनको फुलफ़िल करना। फिर मेरी फैमिली की और जो हमारे क्रिकेटर्स की उनकी फैमिली की लड़कियों के लिए वो पाथवे खोला। मेरी फैमिली की काफ़ी लड़कियां अमेरिका ही पढ़ने के लिए, उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में गई, कुछ लॉयर की फील्ड में चली गई, कुछ एक्टर्स भी बनी। तो वो एक फ़ील्ड का जो रास्ता था ना वो खुल गया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली के अंदर मैंने वो रोड खोल दिया लड़कियों के लिए कि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करके जो भी करना है, क्योंकि शादी इज़ नॉट एन अल्टीमेट गोल, उससे पहले भी बहुत चीज़ें हैं लड़कियों के लिए, लड़कियां कर लें फुलफ़िल, अपने ड्रीम्स को जी लें, उसके बाद जो भी उनको करना है कर सकती हैं। आई एम रियली हैप्पी कि इसकी वजह से काफ़ी प्लेटफॉर्म खुला है लड़कियों के लिए। एंड जैसा आपने कहा, आई मीन दैट्स अ ग्रेट मैसेज, एंड आई थिंक सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, आपने अक्रॉस द कंट्री लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। बट मतलब इस जर्नी में आपने पर्सनल तौर पे बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट्स देखे होंगे। अब तो लोग आपकी जर्नी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो दे सी द हाईलाइट्स ऑफ इट, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे मोमेंट होंगे जब विच वर पर्सनल तौर पे आपके लिए बड़े चैलेंजिंग होंगे, और ये करियर आपने एक बड़े यंग उम्र में आपने स्टार्ट किया। तो जब कोई ऐसा मोमेंट आता था जब एक बड़ा टफ सिचुएशन होती है, आप उसके साथ मतलब आपका माइंडसेट क्या होता था और आप कैसे डील करती थी उससे? आई थिंक 2012 में व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड इट वाज अ सडन डेथ हुई उनकी, तो आई थिंक उस वक्त मैं लकीली घर में ही थी। मतलब उस टाइम वैसे यूजुअली हम लोग कैंप और टूरिस्ट पे होते थे, तो उस टाइम पे मैं घर पे ही थी। तो जब ये चीज़ हुई तो आई थिंक तीसरा दिन था, मैं ग्रेवयार्ड में थी बैठी हुई, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पीसीबी, क्योंकि 2013 में ही दिसंबर में डेथ हुई थी एंड 2013 के स्टार्ट में ही वर्ल्ड कप था इंडिया में, एंड आई वाज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स, तो मुझे तो टीम के साथ रहना था। तो मेरी एक बड़े ऑफिशियल का फ़ोन आया मुझे, मैं ग्रेवयार्ड में थी, एंड शी सेड के पर्सनल एंड प्रोफेशनल अलग रखो, कोई दुनिया शैटर्ड नहीं हो गई है, तो वापस आओ, वी नीड यू, बिकॉज तुम मेन प्लेयर हो, हम तुम्हें ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो आई थिंक वो पॉइंट जो था ना वो बड़ा मेरे लिए डिप्रेसिंग भी था, और साथ साथ क्योंकि सडन डेथ थी तो अम्मी भी थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरा ग्रीव करने का टाइम था ना, मुझे वो प्रॉपर मिल ही नहीं सका अपने वालिद को ग्रीव करने का उस डेथ को। तो उसमें मुझे क्या हुआ कि जब मैं वापस कैंप गई तो कैंप जाके मैं खेल रही थी, खेलने के साथ साथ जब मैंने परफॉर्मेंस भी दी, और मैं बहुत इन्जॉय करती थी फील्ड के अंदर, और बहुत बबली सी इस तरह की मेरी नेचर रही है, लोगों को तंग करना, मज़े तफरी करना, तो मैं बड़ा साइलेंट हो गई थी। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला मैं डिप्रेशन में चली गई। पर 1.5 ईयर मैं डिप्रेशन में रही हूँ। मैं अपनी कैप्टन को भी बोलती रही हूँ कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं इन्जॉय नहीं कर रही क्रिकेट को। हालांकि 100 भी कर रही हूँ कैंप के अंदर, रन्स भी कर रही हूँ, टूर्नामेंट में भी जाके कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रही थी अपने वहाँ एग्जिस्टेंस का, अपने स्पोर्ट्स का जिसको मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ।
तो बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी कैप्टन, मेरे फेलो क्रिकेटर्स, कुछ दूसरी टीम के क्रिकेटर्स, इंडियन एक क्रिकेटर मेरी दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की टू रिवाइव बैक। और 1-1.5 साल मुझे लगा मेंटली वापस आने के लिए, और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने की। मैं अच्छी बुक्स पढ़ती थी, अच्छी मैं मोटिवेशनल मूवीज़ देखती थी। और एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम जो बच्चे प्रिविलेज नहीं हैं, जैसे ईदी सेंटर भी मैं वहाँ गई और मैंने देखा वहाँ जाके कि किस तरीके से हम प्रिविलेज हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, और हम किस 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 चीज़ों के लिए ऐसे ही अपने आप को डाउन करते हैं। तो बड़ा मोटिवेशन मिला। और आई थिंक 1.5 ईयर बाद जो उस मोमेंट से जो मैं बाहर निकल के आई ना, फिर मैंने मतलब आज मैं कहती हूँ कि अगर एक ज़ात है जो तोड़ सकती है वो अल्लाह की ज़ात है। तो वहाँ से वापस आने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब जितने भी अप एंड डाउन आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उसको बड़े अच्छे से टैकल करती हूँ। बिल्कुल नैन, एंड यू नो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट अगेन, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ें सुन के हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत कुछ ऐसी जर्नी से सीख सकते हैं। और जैसे आप कह रही हैं कि यू नो अच्छे लोगों का जर्नी पे मिलना एक बहुत आई थिंक एक फॉर्चुनेट एक चीज़ होती है। तो आपके लाइफ में यू नो कौन ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने यू नो आपको गाइड किया, यू नो इन डिफरेंट शेप? ज़रूरी नहीं है कि करियर वाइज, बट जनरली मेंटर्स का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ? आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अच्छे लोगों का, बड़ा इवन मैं कहती हूँ जो थोड़े से आपकी लाइफ में आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, वो बुरे नहीं होते, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए वो लोग होते हैं जो आपको लेसन देते हैं, सिखाने के लिए। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आपके साथ स्टे करने के लिए आते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी मदर है जो मेरी ग्रेटेस्ट मेंटोर है, जिन्होंने हमेशा मुझे उठाया, और बहुत रियलिस्टिक हैं वो। अच्छी परफॉर्मेंस पे शाबाशी है, बुरी परफॉर्मेंस पे बातें सुनाएंगी, मतलब वो मेरी कोच हैं एक तरह की ना। फिर मेरे भाई थे, मेरे भाई भी बड़े बड़े अच्छे मेंटोर थे। कभी भी गलतियां करो तो वो उसको कवर अप भी करते थे, समझाते भी थे। साथ में आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी कैप्टन सना मीर, हमें बहुत अच्छी कैप्टन मिली। उसका जो विजन था बिल्कुल वो इमरान खान वाला उसका विजन था। और वो जो है ना हमेशा वो कभी डांटती वाटती नहीं थी, वो अपने सजेशंस दे देती थी। तो सजेशंस के साथ वो हमें बता देती थी कि यहाँ गलती कर रहे हो, ज़रा देख लो। तो उससे हमें बड़ा हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने कैप्टन की, तो उससे बड़ी मिलती थी। कुछ फेलो क्रिकेटर्स थे इंडियन टीम की, जो कैप्टन है मिताली राज, वो भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे टिप्स दिए, बताया। जब भी डाउनफॉल आता था या परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो यू नो हम तो दिल के मरीज़ भी बन जाते थे, इतनी एंग्जाइटीज़ भी होती थी हम लोग को। तो उससे कैसे हमें गेटअप करना है, हमें कैसे अपने आप को लिफ्ट अप करना है, कैसे मोटिवेट करना है, क्योंकि हम लोग इतने यंग थे कि आपस में एक दूसरे को ही हम लोग टीम में कर सकते थे। हम लोग घर तो जाके अम्मी को तो नहीं बुला सकते थे या किसी को नहीं बुला, तो टीम के जो टीम प्लेयर्स होते थे या दूसरी टीम के प्लेयर्स होते थे जिनसे आपकी दोस्ती होती थी, तो वो आपको आके यू नो सहारा देते थे, आपको आके गाइडेंस देते थे कि भाई इस सिचुएशन से ऐसे निकलो। तो ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये मेंटोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के पास अच्छे मेंटोर हैं तो वो ब्लेस्ड है। बिल्कुल। एंड हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। टेम्पुरा फ्रोजन फूड, क्विक, इजी एंड डिलिशियस। फ्रीजर से निकाला, कढ़ाई में डाला और मिनटों में तैयार। सुपर फास्ट, सुपर टेम्पटिंग। टेम्पुरा फ्रोजन फूड, द टेस्ट ऑफ परफेक्शन। A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे। Time is precious, order food delicious, सारा पाकिस्तान बोले food पापा। Rum pum pum, food papa gum, rum pum pum, food जरा देख लेना, बारबेक्यू गोला कबाब, बिहारी बोटी, ETC, seafood, ice cream, cake और beverages. रोशनी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें, सब्जियां, फ्रूट। कैसा गोश्त भी भगवा लेना। बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है, ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है।
The law offices of Umar Khwaja is a Houston-based personal injury law firm. Founded in 2018 by attorney Umar Khwaja, the firm represents clients injured in car accidents, truck collisions, workplace incidents, and more, offering every client personal attention, honest guidance, and relentless advocacy. Whether you're facing medical bills, lost income, or insurance disputes, Anytime you've been injured in an auto accident or a workplace accident, a slip and fall, and it's not your fault, call the law office of Umar Khwaja. We're here to help you. 1-833-GET-OMAR, www.attorneyomar.com. When a loved one suffers a stroke or neurological disorder, finding specialized care in Pakistan can be overwhelming. Too many families struggle to access the treatment they need. Helping Hand USA is expanding access to care in Pakistan. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine healthcare for the future in Pakistan. Welcome back to the show. Nain, welcome back to the show. Thank you. Then, you became the first Pakistani woman to score a century in ODI. मतलब मुझे बताएं कि वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, क्या फील किया आपने उस टाइम पे? 2012 में ना मैं डोमेस्टिक भी खेल रही थी और क्लब मैचेस भी खेल रही थी, तो मैं 90, 97, 94 इसमें आउट होती थी जी। तो बहुत दफ़ा 90s में आउट हुई, नर्वस 90s इसलिए बोला जाता है कि वो फिर आपसे ना वो 8-10 रन नहीं बनते हैं, क्योंकि आप सोच लेते हो ना कि आप यू आर वेरी क्लोज टू 100। तो ये हुआ। और जब मैं आइलैंड में खेल रही थी और इतनी सर्दी, इतनी मैंने लेयर्स पहनी हुई थी कि शुरू की बॉल्स जो थे ना वो तो बैट पे लगी नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी सर्दी होती है तो हाथ आपके बहुत सख्त हो जाते हैं। तो शुरू का स्टार्ट बड़ा स्लो था, बड़ा आहिस्ता मैंने खेलना शुरू किया और बस मैं खेलती गई, क्योंकि वो अच्छा टीम भी अच्छी थी उनकी, उस टाइम की टीम भी बहुत अच्छी थी। खेलती गई। फिर जब 90s में मैं आई, तो 90s में जब मैं पहुंची तो मुझे जब मैं डोमेस्टिक में भी खेल रही थी, क्लब में भी खेल रही थी, तो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ इस बात पे करते थे कि ये कभी 100 नहीं कर सकती, क्योंकि इसका वो माइंडसेट ही नहीं है 100 वाला। लेकिन लोग ये नहीं समझते थे कि कभी किसी ने 100 किया ही नहीं, तो वो क्यों सोचेगा 100 के बारे में। 50s के बारे में हम सोचते हैं, हमेशा मैं बोलती थी मैं 50 करनी, 50 कभी 100 का सोचा ही नहीं था। और वो मतलब पता ही नहीं था कि 100 करने की क्या खुशी होती है। जब 90s में ही तो मुझे सारे वो लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे वो मेरे जहन में आते गए कि ये नहीं कर सकती 100, इसका माइंडसेट ही नहीं है, बहुत जल्दबाज है, इसको ये क्विक रन्स करने की तरफ भाग जाती है। तो एक रन बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से लिया। और मेरे जो फेलो क्रिकेटर थी जवेरिया खान थी, जिसने मेरे बाद खुद 200 किए थे, फिर उसके बाद से 100 का जो दरवाज़ा था वो खुल गया था। तो वो मुझे बार बार बोलती रही कि नैन ये 100 आपका है, आपको करना है। तो उससे बातचीत करते ना वो जो एक प्रेशर था 100 करने का वो निकलता गया। फिर छोटा करके मैंने फिर अपने आप से बोला कि नैन ये टाइम बाद में नहीं आएगा, आज हिस्ट्री मेकर हो जाओगी, आज हिस्ट्री बना लूँगी अगर आज ये कर दिया। तो बस छोटा करके जो ना फिर ये बिल्कुल सोच के हटा दिया मैंने कि मुझे जल्दी रन्स नहीं करने, आहिस्ता करके सब जहाँ इतना खेल लिया वहाँ थोड़ा सा और खेल लो। और बाहर से आवाज़ें भी मेरे कोच ने, मेरी कप्तान ने बोल दिया कि जस्ट स्टे देयर और आराम से अपनी 100 करो, बिकॉज यू डिज़र्व इट। फिर जब 100 हुई है तो इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगा 100 करके। पूरी दुनिया से मुबारकबाद आई, पाकिस्तान से भी बहुत मुबारकबाद आई। पहली दफ़ा अम्मी ने मुझे एक्सेलेंट बोला परफॉर्मेंस, वरना 50s में मैं आउट होती थी, कहती थी तुम्हारा टेम्परेमेंट नहीं है 100 करने का, तुम वहाँ तक अचीव नहीं कर सकती इस माइलस्टोन की। पर वो 100 करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक हिस्ट्री मेकर बन गई हूँ। 3-4 दिन तक हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और आज तक जो मेरा इंट्रोडक्शन होता है इस फीट पे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आई वॉज़ द वन जिसने ये राह खोली लड़कियों के लिए, ये विंग्स खोली लड़कियों के लिए कि वो आगे। फिर उसके बाद माशाल्लाह से जवेरिया ने 200 किए, फिर हमारी सिदरा मीना उसने 400 किया। तो वो 100 की जो एक बैरियर था वो टूट गया। जी बिल्कुल। नैन, आपकी टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता। ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना, वो कैसा था आपके लिए? हमने 2 गोल्ड मेडल जीते। हमने 2010 में जीता, हमने 2014 में जीता और बड़े अच्छे हमारे दोनों टूर्नामेंट्स थे। पहला जब 2010 में हमने जीता था तो अनएक्सपेक्टेड था। उस वक्त की खुशी इसलिए सबसे ज़्यादा थी क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि वुमेंस क्रिकेट भी है। हालांकि मैंने अपना डेब्यू किया था 2006 में
और अच्छे बड़े टूर्नामेंट्स खेलते थे। 2009 में वर्ल्ड कप खेलने के आधे पाकिस्तान को पता नहीं था कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। तो 2010 में जब हम लोगों ने जीता और मीडिया ने जब हाईलाइट करना शुरू किया कि भाई ये लड़कियां जीत गई हैं, आपको मैं बताऊं, हमारे घर पहुंचने से पहले हम लोग फ़्लाइट पे चढ़ने वाले थे और अम्मी का फ़ोन आया कि वो जियो वाले आ रहे हैं इंटरव्यू लेने घर पे। तो सबके पेरेंट्स के जो है ना वो मीडिया वाले पेरेंट्स के घर पहुँच गए थे इंटरव्यू करने के लिए। तो 2010 में फिर जब हम लोग कराची एयरपोर्ट उतरे तो वहाँ अराउंड मेरे ख्याल 2-3 हज़ार लोग तो होगा, विद बैनर्स, नाम के बैनर्स हमारे थे कि हमें वो आके उन्होंने रिसीव किया लोगों ने, और लोग बहुत खुश थे, ढोल भी लेकर आए, और इतनी भीड़ थी कि मैं अपने पेरेंट्स से मिल नहीं सकी थी। तो मुझे होटल जाना पड़ा, फिर वहाँ से मैं अपने घर आई। तो बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन थी। फिर प्रेसिडेंट साहब ने, जरदारी साहब ने हमें बुलाया, हमें रिवॉर्ड्स दिए। फिर हमें गिलानी साहब ने बुलाया, हमें रिवॉर्ड्स मिले। फिर हमें चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बुलाया, शहबाज शरीफ थे, तो उन्होंने हमें रिवॉर्ड्स दिए। तो काफ़ी हमें रिवॉर्ड्स भी मिले और काफ़ी हमें रिकग्निशन मिली कि हम वुमेंस क्रिकेट भी जो है भाई अब आ गई है लाइमलाइट में। तो काफ़ी हमें हाईलाइट हुआ हम उससे 2010 के उससे। और 2014 में भी बड़ा अच्छा लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया जब हम लोग गोल्ड मेडल जीते थे। काफ़ी लोगों ने तो कहा था कि इंडिया नहीं है तो आप लोग जीत गई हैं तो इंडिया नहीं है। हमने कहा हमने तो नहीं, उनको मना किया था, वो खुद ही नहीं आए। तो 2014 का गोल्ड मेडल भी बड़ा यादगार था क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था बांग्लादेश के साथ, जो हम हारा हुआ जीते थे उनसे। वो वाला मैच, तो वो भी बड़ा हमारा बड़ा अच्छा तगड़ा मैच था जो हम जीते थे गोल्ड मेडल। एंड आपने ऑब्वियसली आप वाइस कैप्टन भी रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा था? मतलब वो रोल आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा टू बी इन दैट लीडरशिप पोजीशन? कैप्टनसी मैं वाइस कैप्टन ज़रूर थी, बट मेरा ज़्यादा जो रोल था वो था टीम प्लेयर वाला मेरा रोल था। मैं टीम को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा, क्योंकि मैं शुरू से प्लेयर्स को कहती थी कि सिर्फ क्रिकेट जो है बैट बॉल का गेम नहीं है, ये पूरी इसके पीछे एक साइंस है। इसके पीछे ये कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं की, आप लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये टीम स्पोर्ट्स है। अगर टीम स्पोर्ट में टीम सपोर्ट नहीं करेगी एक दूसरे को तो हम कुछ जीतेंगे और मेजॉरिटी हारेंगे। तो ये मेरा ये रोल होता था वाइस कैप्टनसी में। मैं बहुत कम उसमें टीम की 11 में बात करती थी, डिस्कशन ज़रूर होता था कैप्टन के साथ, लेकिन ज़्यादातर मेरा यही रोल होता था कि प्लेयर्स के साथ मैंने कैसे मिंगल अप होना है, कैसे प्लेयर्स को एक साथ रखना है इकट्ठे। कभी कुछ बातें भी हो जाती थी, कुछ आपस में नाराज़गियाँ भी हो जाती थी, तो उन चीज़ों को सॉल्व करके टीम के प्लेयर्स को कैसे टीम के साथ लेके चलना है ताकि टीम एक पेज पे रह के ग्राउंड पे उतरे और फिर परफॉर्मेंस दे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुपिंग हो रही हो टीम्स के अंदर, देखिए प्लेयर्स के अपने अपने दोस्त तो होते ही हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सब साथ बैठते हैं, दोस्त सबके होते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब सब एक टीम बन के जब बाउंड्री क्रॉस कर ली देन एवरीबडी इज़ वन। ये मेरा गोल होता था कि लड़कियां सब एक साथ जाएं। फिर उसके बाद जो वो लड़ती थी और लड़वाने का काम होता था कि मैं बहुत उस तरह की प्लेयर थी कि मैं जाके ना तंग भी करती थी दूसरी टीम्स को। तो ये भी मैं प्लेयर्स को कहती थी कि स्लेजिंग भी करो इन अ रिस्पेक्टफुल वे, स्लेजिंग भी करो, जाके लड़ाइयाँ भी करो, जाके कुछ बोलो भी, ताकि प्रेशर, क्योंकि दूसरी टीम्स करती थी हमारे साथ, तो आप भी क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह के मेरे रोल्स होते थे कि मैं लड़कियों को बैक करती थी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली हम 2025 में हैं, कहने को तो जेंडर बैरियर्स कम हो गए हैं, वुमेन आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आज भी वुमेन फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ऑब्वियसली आपने 2006 में अपना डेब्यू किया, इट्स ऑलमोस्ट 20 years ago, 19 years ago. वुमेन क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करती हैं जो दैट यू थिंक कि परहैप्स अगर उसकी जगह एक if a man was playing, it wouldn't be the case? And also, second part to that question, ke, how can people support their journey? मतलब whether, हमारी government या क्या ऐसी चीज़ें as a society हम कर सकते हैं families से लेके, country level तक, जो हमारी women को support करें, especially in sports? आई थिंक हमारी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, अगर क्योंकि बहुत लंबी हैं तो मैं एक बताती हूँ आपको वाक़या। 2009 में हम लोग वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट हमारा वर्ल्ड कप था, और हमें बेबी टीम बोला जाता था क्योंकि हम बहुत सब यंग थे। तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो एक मीडिया वाले ने हम ही से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए, तो हमने कहा हम यहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना फ़ौरन माइक और कैमरा निकाल लिया कि ये जा रही हूँ करके, थोड़ी सी स्टोरी बता दी एंड पैकअप करने लगे। तो जाते जाते बोले कौन सा जीतेंगी, बस ये तो घूम के आ जाएंगी। हमने सुन लिया उसको, हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ट्रैवल था, हम कुछ 32 to 34 आवर्स में ऑस्ट्रेलिया पहुँचे।
10 आवर्स का ले ओवर किसी जगह पे था, किसी एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हमारे पास कोई भी जगह नहीं थी बैठने लेटने की। तो लड़कियाँ अपने ब्लेजर्स बिछा के पाकिस्तान के वहाँ पे लेट गई, क्या करती हैं इतना लंबा सफ़र। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे टॉप 4 टीम्स वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में रह रही थी, और टॉप 4 टीम्स जिसमें हम भी शामिल थे, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये हम बहुत ही ऐसे एरिया में, ऐसे होटल में रह रही थी जो कि 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर हम लोग जब पहुँचे तो उस वक्त आधा टाइम तो हमें लग रहा था हम प्लेन में ही हैं, क्योंकि सर इतना हमारा घूम रहा था। फिर एक ICC की ऑफिशियल आई, एक एनवेलप लेके, तो हमें थोड़ा सा था, मैनेजर के रूम में थे, हमें था कि शायद हो सकता है हमें डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, हम थोड़े से खुश हो गए कि डॉलर्स मिलने वाले। बट एनवेलप था, हमने कहा पता नहीं क्या होगा इसमें। तब जब वो चली गई तो हमारी मैनेजर ने खोला तो हमारी वापसी की टिकट्स थी उसमें। उसको देख के हम लोग को इतना गुस्सा आया, हमने कहा भाई इतना ट्रैवल करके हम आए हैं, और ये क्योंकि उनको था बेबी टीम है, पहली दफ़ा रिप्रेजेंट करी, हम आयरलैंड से कभी जीते नहीं थे और श्रीलंका से कभी नहीं जीते थे, हम किसी भी टीम से नहीं जीते थे, हम 12th रैंक पे थे उस वक्त। तो उस दिन हम लोगों ने बैठ के प्लान किया कि भाई हमें ये टूर्नामेंट चाहे जीते ना जीते, हमें ये वाले मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हमें जीतने हैं, ताकि हम ज्वाइन करें टॉप 4 टीम। फिर आप यकीन करें, जिस दिन हमारा आयरलैंड से मैच था, पहली दफ़ा हम आयरलैंड को फेस कर रहे थे। लड़कियां ताज्जुद के टाइम पे उठी हुई, ताज्जुद हो रहा है, सब पढ़ ली, नमाज़ें पढ़ ली, तस्बीहां पढ़ ली, मैच में उतरे, बस हमने दुआ पढ़ के हम मैच के अंदर गए, और लकीली वो मैच हम जीत गए, आयरलैंड को हमने हराया। फिर हम टॉप 8 में आए। फिर उसके बाद लकीली हमने श्रीलंका को भी हरा दिया। फिर उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज़ को, पता नहीं हमें क्या हो गया था। उसके बाद हम टॉप 4 की टीम के जो होटल था, बेस्ट होटल में रहे थे, हमने उनको ज्वाइन किया। तो ये जब चीज़ें हम देखते थे ना, हमें गुस्सा आता था, और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसिज्म हमें इतना मिलता था, तो इसने ही हमारे अंदर का पोटेंशियल बाहर निकाला कि नहीं, ये लड़कियां कुछ कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि नेशनल स्टेडियम में हमारी प्रैक्टिस होती थी, हम सब प्रैक्टिस करके वार्म अप करके खड़े हैं जी, वहाँ से फ़ोन आया जी मेल क्रिकेटर की ट्रेनिंग है, अभी आप लोग कोई विकेट नहीं दे सकते, आप लोग को जाना पड़ेगा। फिर हम अपने बैग्स पैक करते थे, वापस चले आते थे अपने घरों को। तो ये चीज़ें बड़ी हुई थी। लड़कियों की अकेडमीज़ नहीं थी हमारे पास, हमारे मैचेस टेलीवाइज नहीं होते थे, हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं होते थे, और जो स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप हमें जब मिलते थे तो उनकी इक्विपमेंट इतने कोई बुरे होते थे कि हमसे खेला ही नहीं जाता। तो हमें जो डेली अलाउंसेस मिलती थी, हम वो पैसे जमा करके अपने जूते लेते थे। जूता भी एक कोई 25-30 हज़ार का उस टाइम का आता था, ये 20 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ। और क्रिकेट का बैट कितने महंगे, किट कितनी महंगी आ रही, तो हम अपने पैसे जोड़ के इन सब चीज़ों को लेते थे। हमारे पास सैंडल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, हमारे पास डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं थी, हमारे पास क्लब क्रिकेट नहीं थी, लड़कियों की कोई एकेडमी नहीं थी, मैचेस टेलीवाइज नहीं होते थे, मीडिया कवरेज नहीं थी, लोग लड़कियों को जानते नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें शुरू में बहुत फेस करने पड़े, जो कि अब अगर आप कंपेयर करें तो अब ये सब चीज़ें हैं, अच्छी स्पॉन्सरशिप हैं। जब हम गोल्ड मेडल 2010 में जीते तो PCB ने हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट आई वापस, हमारी क्लब क्रिकेट रिवाइव हुई, इंटरव्यूज़ हमारे बहुत होने लगे, हम TV पे बहुत आने लगे, लोगों ने हमें पहचानना शुरू किया। और अब अकेडमीज़ में लड़कियां आराम से जाके अब खेलती हैं, अपनी अकेडमीज़ में जा रही हैं। अब लड़कियां अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट अब लड़कियों को मिला है, अब लड़कियां अच्छा कमाती हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें और अपने आप को भी सपोर्ट करें। तो आई थिंक ये डिफरेंस, और जो अगर कंपैरिजन किया तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस अब की लड़कियों में है कि जो पहले नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देन स्पेशली जिस जनरली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है एक वुमन के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत को स्ट्रॉन्ग बनाता है जी, और दूसरों के सामने रिस्पेक्ट देता है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, पैसे का खेल आपको पता है, जिसके पास पैसा है उसकी इज़्ज़त है। तो फिर अगर जो फाइनेंशियली कोई लड़की स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी राय खुद ही बना सकती है, अपने पाथ पे खुद बना सकती है, अपनी चीज़ों को खुद डील कर सकती है। तो आई थिंक फाइनेंशियली अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट है, जैसे हम लोग भी खेलने के बाद हुए, तो हमें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले लेते थे, कहीं भी चले जाते थे। तो ये काफ़ी अच्छी एक मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग बनाता है एक औरत को, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल। एंड फाइनली अगर हमारी ऑडियंस में कोई यंग लड़की ये इंटरव्यू देख रही है, तो व्हाट इज़ योर मैसेज टू एनी यंग वुमन आउट देयर हु इज़ एम्बिशियस, जिसके ड्रीम्स हैं, एंड कहीं ना कहीं शी हैज़ टू गो अगेंस्ट जिसको कहते हैं कन्वेंशनल नॉर्म,
तो व्हाट वुड यू से टू हर? आई थिंक अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें ज़रूर आना चाहिए। सिर्फ स्पोर्ट्स मैं कहती हूँ खेलने की सिर्फ खेलना नहीं सिखाता, बल्कि आपको मैनरिज्म सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है। लाइफ में आपके लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं, उसको आप कैसे टैकल करते हो आपको ये सिखाता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, कैरेक्टर बिल्डिंग। आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है स्पोर्ट्स। और कोई भी फील्ड हो, अगर आप उसको ईमानदारी से हार्ड वर्क के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आप कहीं ना कहीं पहुंचते ज़रूर हो। जैसे हम लोगों ने भी शुरू में जब क्रिकेट खेली तो फॉर 5 इयर्स कुछ भी नहीं था, लेकिन 2010 तक के जो गोल्ड मेडल जीतने के बाद से जो हमारी चीज़ों में चेंजेस आना शुरू हुई, तो उसी से फिर हम उभरे और हमारे नाम बड़े हुए और हम फेमस भी हुए और हमें हर तरफ से सपोर्ट मिली। तो आई थिंक यंगस्टर्स को मेरा यही मैसेज होगा कि अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो ज़रूर इस एक्टिविटी में आए या किसी भी फील्ड में आए, तो हार्ड वर्क करें, अपना कोशिश करें, कंसिस्टेंट रहें, जो भी काम करें कंसिस्टेंट रहें और अपनी दुआओं को अल्लाह से करीबी रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। थैंक यू सो मच नैन फॉर योर टाइम और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी। आई एम श्योर कि जो भी ये देख रहा है, यू नो, दे विल बी एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू. Thank you, Hum TV, for providing us with this platform. And thank you to our sponsors for sponsoring the show. See you next time with a new episode and a new guest.